हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से नितिन गडकरी का बयान आया है कि जल्द ही सार्वजनिक परिवहन शुरू किए जाएंगे, उस न्यूज़ को हम देखेंगे। देश में 50,000 से अधिक हो गया है कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा, उस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और खाड़ी क्षेत्र की खस्ता इकोनॉमी से भारत की चिंता में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इस न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। 6.13 करोड़ जनधन खातों के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और इससे श्रमिकों को कितना लाभ मिल रहा है, कितने अकाउंटों में धन डाला गया है और सितंबर तक आप सालाना जीएसटी रिटर्न भर सकते हैं। इन सभी न्यूज़ों को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही एडिटोरियल पेज और स्पोर्ट्स पेज को भी कवर किया जाएगा। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल होंगे, तीनों को हम विस्तृत रूप में कवर करेंगे और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। आज 4 नेशनल न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहला है, जल्द होगी सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत, ये बोला है नितिन गडकरी द्वारा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवा जल्द बहाल हो सकती है। सरकार इसे सुरक्षित इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस बना रही है ताकि इस दौरान कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए शारीरिक दूरी जैसे मानकों का पालन हो सके। अखिल भारतीय बस एवं कार ऑपरेटर्स महासंघ के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री गडकरी ने कहा, कुछ गाइडलाइंस के आधार पर सरकार जल्द ही बस परिवहन बहाल करने की कोशिश करेगी। हवाई, रेलवे और बस परिवहन बहाल करने की जरूरत है क्योंकि लोग फंसे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने निवेशकों और उद्योग जगत से कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न इस संकट को बड़े वैश्विक बाजार पर कब्जा करने के अवसर में बदलने का आह्वान किया है। गडकरी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अर्थव्यवस्था संकट का सामना कर रही है। तो गडकरी भले बयान दे रहे हो कि बस सेवाएं, रेल सेवाएं शुरू की जाएं, लेकिन जिसे और जो भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव थे लव अग्रवाल, उनका भी बयान आया था कि जो मरीजों की दोगुनी होने की दर है वो कम हुई है। मतलब उसमें दिनों में इजाफा हुआ। जो पहले 3.5 दिन में लोग दोगुने हो रहे थे, अब वो 11 दिनों तक पहुंच गया है मामला। तो फिर संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 कैसे पहुंच गया? पहली बात ये एक सोचने वाली है। दूसरे ये कि अगर आप सार्वजनिक परिवहन शुरू कर रहे हैं, तब आपको शुरू करना चाहिए था जब केसेस 4,000 थे, 5,000 थे, तब आप लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते थे। अब जब वही केस 50,000 हो गए हैं, तो अब आप सोचिए जो 50,000 संक्रमित हैं वो कितनों को और संक्रमित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आईएनएस ने की गुजरात की तर्ज पर केंद्र से मदद की अपील। कोरोना काल में संकटों से जूझ रहे प्रिंट मीडिया की बकाया राशि स्वीकृत कर मदद में आगे आने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को धन्यवाद देते हुए इंडियन न्यूज पेपर एसोसिएशन यानी सोसाइटी के अध्यक्ष शैलेश गुप्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सहायता की आशा जताई है। प्रिंट मीडिया को लगभग 4500 करोड़ के नुकसान की जानकारी देते हुए उन्होंने विशेष पैकेज और बकाया राशि के भुगतान का आग्रह किया है। गुजरात सरकार ने उल्लेखनीय कदम उठाया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संकट काल में अखबार ही सही जानकारी का स्रोत है। यह समाज को फेक न्यूज से बचाता है। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी विज्ञापनों की अप्रैल 2020 तक की समस्त बकाया राशि के भुगतान का आश्वासन दिया है। आईएनएस की ओर से जारी बयान में शैलेश गुप्ता ने इस कदम की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री को बताया कि प्रिंट मीडिया अब तक के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। यह उद्योग लगभग 30 लाख लोगों को रोजगार देता है। भारी वित्तीय संकट के बढ़ते बोझ और कोई कमाई न होने के बावजूद यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अखबार हर सुबह पूरे देश में लोगों तक पहुंचे और उन्हें जानकार बनाए। नेक्स्ट न्यूज है, देश में 50,000 से अधिक हुई संक्रमितों की संख्या।
महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विस्फोटक होती स्थिति के चलते देश में संक्रमितों की संख्या 52,000 को यानी 50,000 से भी ज्यादा हो गई है। बुधवार को महाराष्ट्र में जहां रिकॉर्ड 1,233 नए मामले मिले, वहीं तमिलनाडु में भी 771 संक्रमित पाए गए। इन दोनों ही राज्यों में देश के करीब 1/3 से ज्यादा संक्रमित मौजूद हैं। पूरे देश की बात करें तो 3,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 80 से ज्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 126 लोगों की जान गई है और 2,958 नए केसेस मिले हैं। बुधवार को 87 लोगों की जान महाराष्ट्र में चली गई, जिसमें गुजरात में सबसे अधिक थे 34, महाराष्ट्र में, बंगाल में और राजस्थान में 4-4, मध्य प्रदेश में 3, उत्तर प्रदेश, पंजाब व तमिलनाडु में 2-2 और दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा में 1-1 मौत हुई है। नेक्स्ट न्यूज है, विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल तक के सभी कोर्सों में होंगी कटौती। कोरोना संकट से जल्द निजात न मिलने की आशंका को देखते हुए अब बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने को लेकर तेजी से काम शुरू हो गया है। इसके तहत विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल स्तर के सभी कोर्सेज में कटौती कर उन्हें छोटा करने की तैयारी हो रही है। मौजूदा स्थिति में सभी कक्षाओं के कोर्सेज में 30 से 40% तक कोर्स घटाने का प्रस्ताव है। फिलहाल इसका जिम्मा यूजीसी और एनसीईआरटी को सौंपा गया है, जिन्होंने अपने स्तर पर काम भी शुरू कर दिया है। प्रस्तावित कोर्स को इस तरह से तैयार किया जा रहा है जो 4 से 5 महीने में पूरा हो जाए। केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए स्कूलों में सितंबर से पहले पढ़ाई शुरू होने में मुश्किल ही है। यह इसलिए भी है क्योंकि जब तक सुरक्षा के कोई पुख्ता बंदोबस्त या फिर इससे संक्रमण का खतरा खत्म नहीं हो जाता, तब तक किसी भी स्कूल के लिए बच्चों को बुलाना खतरे से खाली नहीं होगा। तो ये नेशनल न्यूज़ के 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है, लॉकडाउन से छूट बढ़ाया अमेरिका ने, तो उसमें संक्रमण के और केसेस सामने आ गए हैं। लॉकडाउन से छूट ने बढ़ाया अमेरिका में संक्रमण। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि न्यूयॉर्क शहर को छोड़कर देश के जिन क्षेत्रों में लॉकडाउन से छूट दी जा रही है, वहां कोरोना संक्रमण की दर बढ़ रही है। उनका कहना है कि अगर लॉकडाउन से छूट को नहीं रोका गया और संक्रमण की दर धीमी नहीं हुई, तो आने वाले समय में हजारों लोगों की मौत हो सकती है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में अब भी रोजाना 20,000 से ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं और 1,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। कंसॉस की साउनी काउंटी के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक लिंडा ओश ने कहा है कि कोई भी गलतफहमी में नहीं रहे, यह वायरस अभी भी पूरी तरह सक्रिय है और शायद पिछले हफ्तों की तुलना में अधिक तेजी से संक्रमण फैल सकता है। 2 करोड़ की जनसंख्या वाले न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र शहर के उत्तरी उपनगरों लॉन्ग आइलैंड और उत्तरी न्यू जर्सी महामारी से सर्वाधिक प्रभावित है। न्यूयॉर्क को छोड़ शेष अमेरिका में 5 दिनों में प्रति 50,000 लोगों पर मृत्यु दर का आंकड़ा 1.86% से घटकर 20 अप्रैल को 1.82% हो गया है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 2,62,376 लोगों की मौत हो चुकी है और 37,92,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कोरोना से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए देश में जारी आपातकाल को 24 मई तक बढ़ा दिया है। चीन में संक्रमण के 22 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 20 वह मरीज भी शामिल हैं जिनमें फिलहाल लक्षण नहीं दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सिंगापुर में भी संक्रमण के 788 नए मामले सामने आए हैं। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 20,198 हो गई है। इसमें WHO ने एक बयान दिया है कि लॉकडाउन को सही तरीके से नहीं हटाया गया तो मुश्किल होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि कोरोना महामारी से बाहर निकल रहे देश
अगर पाबंदियों को संयमित और चरणबद्ध तरीके से नहीं हटाएंगे तो दोबारा लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पाबंदियों को सावधानीपूर्वक और चरणबद्ध तरीके से नहीं हटाया गया तो दोबारा लॉकडाउन लागू करने का खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने हालात का आकलन किया है, लेकिन संकट के खत्म होने के बाद ही वह इस बारे में कुछ कहेंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, झूठी सूचनाएं फैला रहा है चीन, ये बोला है अमेरिका ने। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने आरोप लगाया है कि चीन की सेना दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक रुख अपना रही है। इतना ही नहीं, चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना वायरस को लेकर उस पर लग रहे आरोपों से ध्यान भटकाने और अपनी छवि सुधारने के लिए झूठी सूचनाएं फैलाने का अभियान तेज कर दिया है। रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एस्पर ने कहा कि हम दक्षिण चीन सागर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का आक्रामक व्यवहार लगातार देख रहे हैं। फिलीपींस के सैन्य पोत को धमकाने, मछलियां पकड़ने वाली वियतनाम की नौका को डुबोने और अन्य देशों को तेल व गैस संबंधी गतिविधियों को लेकर डराने धमकाने के मामले उसके इसी व्यवहार को दर्शाते हैं। वैश्विक महामारी के कारण जहां कई देश अपने आंतरिक मामलों से जूझ रहे हैं, वहीं अमेरिका का रणनीतिक प्रतिद्वंदी अपने लाभ की खातिर दूसरों की कीमत पर इस संकट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंटरनेशनल पेज की दो न्यूज थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 4 न्यूज है हमारे लिए। पहली न्यूज है, खाड़ी क्षेत्र में खस्ता इकोनॉमी से भारत की चिंता में इजाफा। कोविड-19 ने जिस तरह से क्रूड आधारित इकोनॉमी वाले खाड़ी देशों की माली हालत को नुकसान पहुंचाया है, उससे भारत के रणनीतिकार भी खासे चिंतित हैं। तलहटी में पहुंच गई क्रूड की कीमतों ने सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, बहरीन, ओमान जैसे देशों की आर्थिक गतिविधियां ठप्प कर दी हैं। ऐसे में वहां काम करने वाले भारतीयों में भी अनिश्चितता पैदा हो गई है। पिछले 1 महीने में इन दोनों में स्थित भारतीय मिशनों में वहां काम करने वाले भारतीयों की तरफ से मदद के लिए कॉल की संख्या सैकड़ों बढ़ी है। गुरुवार को जो विशेष उड़ानें इनमें भारत के लिए चलाई जानी है, उनमें बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए वे मजदूर भी स्वदेश आएंगे। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 सदस्य देशों बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान व कुवैत में भारतीय दूतावासों से करीब 7 से 8 लाख लोगों ने संपर्क स्थापित किया है। अधिकतर ऐसे हैं जिनकी नौकरी पर संकट पैदा हो गया है और भारत लौटना चाहते हैं, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में 2 महीने में 80% तक की गिरावट आने से इन देशों की विकास दर लड़खड़ा गई है। नेक्स्ट न्यूज है, जितनी चलेगी गाड़ी उतना ही प्रीमियम। अगर आपकी गाड़ी सीमित रूप से चलती है तो आपके लिए पे एज यू ड्राइव नामक मोटर इंश्योरेंस बाजार में आ गया है। इस मोटर इंश्योरेंस के तहत गाड़ी के चलने के आधार पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसके लिए इंश्योरेंस कराने से पहले गाड़ी के चलने का अनुमान देना होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी इरडा ने हाल ही में इस मोटर इंश्योरेंस को लॉन्च करने की अनुमति पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दी है। बीमा कंपनी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ 2 और बीमा कंपनी इस पॉलिसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगले 1 साल के लिए बेच रही हैं। इस पॉलिसी को स्थायी बनाने के लिए बीमा कंपनियों को अगले 6 महीने में 10,000 पॉलिसी की बिक्री करनी होगी। इसके तहत ग्राहकों को पहले से ही 1 वर्ष के लिए कार के चलने का अनुमान देना होता है। ग्राहकों को 2,500, 5,000 और 7,500 किलोमीटर के विकल्प होंगे। दूरी के अनुसार डायनेमिक विधि से गणना कर प्रीमियम तय करना होगा। पे एज यू ड्राइव उन ग्राहकों के लिए अधिक उपयुक्त है जिनके पास कई वाहन हैं और प्रत्येक वाहन को उतना इस्तेमाल नहीं करते। यह वैसे उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो रोजाना सार्वजनिक परिवहन से आवाजाही करते हैं या बार बार शहर से बाहर आते जाते हैं। नेक्स्ट है, अब सितंबर तक भर सकेंगे सालाना जीएसटी रिटर्न। कोरोना के कारण उपजी परिस्थितियों में सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख 3 महीने बढ़ा दी है।
अब कारोबारी सितंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण कारोबारियों के लिए जून के आखिरी तक रिटर्न दाखिल करना संभव नहीं रहा। सीबीआईसी ने पहले चरण के ऐलान यानी 24 मार्च से पहले जारी किए गए ई वे बिल की वैधता बढ़ाने का फैसला किया है। सीबीआईसी ने कहा है कि ऐसे सभी ई वे बिल जिनकी अवधि वैधता 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच समाप्त हो रही है, उनकी वैधता बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। और सरकार ने मोटर वाहन कानून और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता भी 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। नेक्स्ट न्यूज है 6.13 करोड़ जनधन खातों के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश की बैंकिंग सेवाएं सर्वोत्तम साबित हुई हैं। इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश भर में जनधन खाते 51 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं। कुल 6.13 करोड़ खाता धारकों के साथ उत्तर प्रदेश जनधन खातों के मामले में शीर्ष पर है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक विक्रमादित्य सिंह खींची ने ये जानकारी दी है। और इसमें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रदेश दूसरे स्थान पर है। बैंक के मुख्य प्रबंधक समन्वयक डॉक्टर रामजस यादव ने बताया कि कृषि क्षेत्र में 1,17,444 करोड़ एवं 71,080 करोड़ रुपए एमएसएमई क्षेत्र में ऋण बांटा गया है। तो ये बिजनेस पेज की 4 न्यूज थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हर बार की तरह हमारे लिए। पहला आर्टिकल है ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां। जिस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा एक अच्छा माध्यम तो है, लेकिन क्या उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा? बच्चों को उचित जानकारियां दी जा सकेंगी, या फिर जैसे स्टूडेंट क्रॉस क्वेश्चनिंग क्लासरूम में करते हैं, क्या वैसी ऑनलाइन शिक्षा में हो सकेगी? इन सभी न्यूज़ जितने पॉइंट्स हैं, इसको इस आर्टिकल में काफ़ी विस्तृत रूप से समझाया गया है। और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये, क्योंकि आगे आने वाला समय ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा है शिक्षा के प्रति। तो उसमें क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, इस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर निरंजन कुमार द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा बुद्ध के पास है विश्व कल्याण का मंत्र। देखिए, बौद्ध दृष्टिकोण एक नई और इसके साथ ही बेहतर विश्व व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने वाला महत्वपूर्ण दर्शन है। और इस दर्शन से क्या क्या लाभ हो सकता है, इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। तीसरा आर्टिकल है कांग्रेस की छीटाकशी। जिस तरीके से जितने भी इसमें कदम उठाए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, उसमें कांग्रेस किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कमी निकालती है, उसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। तो सबसे पहले हम अपना पहला आर्टिकल देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां। अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के अलावा कोरोना वायरस ने जिस चीज को सर्वाधिक प्रभावित किया है वह है शिक्षा व्यवस्था और पठन पाठन। स्कूली से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा लगभग ठप हो गई है। हालांकि कुछ स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय ने जूम, गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म के साथ साथ यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प अपनाया है, जो इस संकट काल में एकमात्र रास्ता है। लेकिन इस ऑनलाइन शिक्षा का कुछ हलकों में इस प्रकार से महिमा मंडन किया जा रहा है मानो हमारी शिक्षा व्यवस्था की हर समस्या का समाधान इसमें छुपा है। क्या सचमुच ऑनलाइन शिक्षा देश की सारी शैक्षणिक जरूरतों का हल है? क्या ऑनलाइन शिक्षा कक्षीय शिक्षा का समुचित विकल्प है और भारतीय परिवेश के अनुकूल है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के साथ यह भी समझना जरूरी होगा कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। देखिए, तैयारियां तो अगर देखा जाए तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयारियां नहीं है। विदेशों में पहले से ही ऑनलाइन शिक्षा व्यापक रूप में विस्तृत तौर पर फैली हुई थी और वहां पर ऑनलाइन शिक्षा को एक हथियार के रूप में आजमाया जा रहा था और हो भी रहा था प्रसारित। लेकिन भारत में ये पद्धति नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से आप कई वीडियो देखते होंगे, जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं वैसे और भी वीडियो देखते होंगे, लेकिन क्लासरूम को लाइव चलाना और जैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टूडेंट करते हैं, इन सब में समस्या कहीं ना कहीं आएगी। अभी भी भारत में इंटरनेट की स्पीड इतनी नहीं है कि उनको सुचारू रूप से क्लासेस मुहैया कराई जा सकें।
कई स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं, कई परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास आज की डेट में स्मार्टफोन तो हैं, लेकिन अच्छे स्मार्टफोन शायद ना हो उनके पास, तो वो भी इस व्यवस्था से दूर रह सकते हैं। उसके साथ ही साथ कई अभिभावक उतने शिक्षित नहीं होते हैं जो अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के प्रति समझा सकें, बता सकें। तो ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनको फेस करना पड़ेगा जो ऑनलाइन शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहते हैं। भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार शिक्षा के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है व्यक्तिगत एवं चरित्र निर्माण, दूसरा है समाज कल्याण और तीसरा है ज्ञान का उत्तरोत्तर विकास। ऑनलाइन शिक्षा इन लक्ष्यों की पूर्ति कहां तक करती है, इसकी परख जरूरी है। परंपरागत यानी आमने सामने के कक्षीय पठन पाठन में विद्यार्थियों के सामने सिर्फ ज्ञान नहीं उड़ेला जा सकता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चरित्र निर्माण की प्रक्रिया भी सतत चलती रहती है। कक्षीय परिवेश में सह अस्तित्व एवं सहयोग, व्यापक साझेदारी, सामूहिक एवं वैचारिक सहिष्णुता का भाव छात्रों में विकसित होता है। इसके साथ साथ शिक्षक का आचरण और उसके क्रियाकलाप का छात्रों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य समाज का कल्याण है, जो पहले लक्ष्य से ही जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्ति में सामाजिक जीवन के लिए जरूरी गुण अस्तित्व, सामूहिकता और सहिष्णुता आदि ठीक से विकसित ना हो पाए तो समाज भौतिक स्तर पर भले संपन्न हो जाए, लेकिन उसमें अनेक विसंगतियां होंगी और जो सामाजिक समस्याओं को जन्म देती हैं। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य ज्ञान का विकास भी ऑनलाइन पद्धति में एक सीमा तक ही संभव है। उसमें पुस्तकीय सैद्धांतिक ज्ञान तो हासिल होगा, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान से अपेक्षाकृत वंचित ही रहेंगे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मेडिकल जैसे विषयों की पढ़ाई तो प्रायोगिक व्यवहारिक जानकारी के बिना तो नामुमकिन होगी और ना ही मुकम्मल होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो कानून की पढ़ाई की उच्च गुणवत्ता का एक बड़ा कारण वहां चलने वाले मूट कोर्ट हैं, जिनमें एक आभासी अदालत बनाकर अदालत की भांति कार्यवाही संपन्न होती है। छात्रों के ज्ञान के परिणाम में भी ऑनलाइन पद्धति पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है। ऑनलाइन में आमतौर पर वस्तुनिष्ठ प्रारूप में परीक्षाएं होंगी, जिसमें विद्यार्थियों के विवेचन और समालोचनात्मक दृष्टिकोण का सम्यक परीक्षण नहीं हो पाता है। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें आपकी सोच को जो होता है वो सिर्फ 4 ऑप्शंस में ही सीमित कर दिया जाता है। और अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव आप अगर पढ़ाई करेंगे या फिर आंसर लिखेंगे तो आप अपने विचारों को पूरी तरीके से विस्तृत तौर पर पेज पर लिख सकते हैं। यानी कि आप अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ 4 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, उसी में से आपको आंसर चूज करना होता है, यानी आप अपने भाव को नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई होती है या फिर मौखिक जो पढ़ाई होती है, उसमें आप अपने भावों को, क्या आप सोचते हैं उस विषय पर, क्या आप की सोच है और भविष्य के क्या प्रभाव रहेंगे, आप उसमें क्या योगदान दे सकते हैं, इन सभी बातों को आप विस्तृत रूप से समझा सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है ऑनलाइन शिक्षा की, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा में आप विकल्प का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 विकल्प का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव का इस्तेमाल या लेखन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शिक्षा का एक उद्देश्य रोजगार भी है, पर विशुद्ध ऑनलाइन डिग्री इसमें ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगी। मल्टीटास्किंग के मौजूदा दौर में कोर सैद्धांतिक ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान और सोशल स्किल को तवज्जो दी जाती है, जो ऑनलाइन में थोड़ा कच्चा ही रह जाता है। अमेरिका, यूरोप के देशों में भी जहां एक दशक पूर्व से ही जीवन का हर क्षेत्र ऑनलाइन संचालित है, वहां भी उच्च शिक्षा की बहुत अधिक फीस होने के बावजूद विद्यार्थियों की यही कामना है कि वे कक्षीय पढ़ाई करें। यह तब है जब हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड आदि संसाधनों के कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि जिस तरीके से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं दीक्षा, ई बस्ता, नेशनल रिपॉजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, शोध गंगा, विद्वान, EPG पाठशाला आदि बहुत उपयोगी है। कक्षीय पठन पाठन के लिए सपोर्टिंग टूल के रूप में उन्हें अपनाना निसंदेह लाभकारी होगा। कोरोना संकट के दौरान वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन शिक्षा
आवश्यक एक जरूरत है, लेकिन सामान्य दिनों में भारत के समग्र विकास के लिए परंपरागत कक्षीय शिक्षा के सहायक के रूप में भी यह सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होगा, न कि उसके विकल्प के रूप में। दूसरा आर्टिकल है हमारा, बुद्ध के पास है विश्व कल्याण का मंत्र। बुद्ध का अर्थ है आत्मज्ञान और शांति, सद्भावना एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए जागृति की भावना। बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान एवं महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया भर में लोगों ने अपनाया है। उनके जीवन और कर्मों में निहित शक्तिशाली संदेश के कारण ही उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में जाना गया है। उनके संदेश वर्तमान संदर्भ में और अधिक प्रासंगिक हैं। आज कोविड-19 वैश्विक महामारी ने सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक जगत की जटिलताएं अनिश्चितताओं की ओर बढ़ा रही हैं। मानवता इस समय एक गंभीर संकट का सामना कर रही है। जैव आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अतिवाद और उग्रवाद के खतरे मानवता के विवेक को हिला रहे हैं। प्राचीन काल से मानव जाति ने प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने की क्षमता का निर्माण किया है। बुद्ध से जुड़े सभी स्थल यथा बोधगया, सारनाथ, नालंदा, राजगीर, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, वैशाली और कौशाम्बी आध्यात्मिक महत्व के केंद्र हैं। ये हमारी साझा विरासत, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं और महान उद्देश्यों के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत की छवि को मजबूत कर रहे हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और करुणा ऐसे बौद्ध मूल्य हैं जिनके लिए आज दुनिया आशा भरी दृष्टि से भारत की ओर देख रही है। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतिबिंब आज वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य गांधीवादी विचार में भी दिखता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने दिखाया है कि आवश्यकता न कि लालच, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। बौद्ध पूर्णिमा का दिन हमें संघर्षों और हिंसा से खुद को मुक्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करने और वसुदैव कुटुंबकम की समकालीन प्रासंगिकता को मजबूत करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। बुद्ध का दृष्टिकोण स्थानीयों से लेकर वैश्विक संसाधनों तक प्रत्येक हितधारक का मार्गदर्शक हो सकता है। उनकी शिक्षाओं का अमल करने पर सद्भाव और न्याय को बढ़ावा देने के साथ साथ एक ऐसा विश्व बन सके जिसमें स्वतंत्रता, मानवता और बंधुत्व सच्चे अर्थों में प्रभावी दिखे। देखिए, इस आर्टिकल में ऐसा कुछ खास नहीं है जो और डिस्कस किया जाए। इन्होंने बुद्ध के प्रति जो समर्पित भाव दिखाया है वो वाकई में, और जो लोग मानते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। कांग्रेस की छीटाकशी। कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजी समस्याओं ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि किसी के लिए भी यह कहना कठिन है कि कल को कैसी परिस्थितियां निर्मित होंगी। ऐसे में बेहतर यही है कि परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लिए जाएं। दुनिया भर में सरकारें ऐसा ही कर रही हैं। भारत सरकार भी ऐसा ही कर रही है। इसके साथ साथ राज्य सरकारें भी बदलते हालात के हिसाब से कदम उठा रही हैं। कांग्रेस नाजुक परिस्थितियों से अपरिचित नहीं हो सकती है, लेकिन शायद उसने तय कर लिया है कि उसे हर दिन इस या उस बहाने केंद्र को कटघरे में खड़ा करना है, और इस क्रम में कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल भी पूछे गए हैं। गत दिवस उसने यह पूछा कि सरकार बताए कि 17 मई के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा या खत्म होगा। निसंदेह केंद्र सरकार के नीति नियंता इस पर माथापच्ची कर ही रहे होंगे, लेकिन आखिरकार वे आज के दिन यह कैसे कह सकते हैं कि 10 दिन बाद क्या हालात बनेंगे। चूंकि संकट बड़ा है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों के बाद भी समस्याओं का अंबार कम होता नहीं दिखता। लेकिन कांग्रेस ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे सब कुछ सामान्य हो। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज है, फुटबॉलरों को 820 अरब का घाटा। कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट के कारण यूरोप की चोटी की फुटबॉल लीग में खिलाड़ियों का स्थानांतरण मूल्य एक क्लब से दूसरे क्लब में खरीदने पर चर्चा की जाने वाली राशि 10 बिलियन यूरो यानी 820 अरब रुपए तक कम हो सकता है। फुटबॉल क्लबों का विश्लेषण करने वाली कंपनियां
KMPG की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि यूरोपियन क्लब खिलाड़ियों के स्थानांतरण में जितना खर्च करते हैं उसमें भारी कमी आ सकती है, क्योंकि इस सत्र में फुटबॉल मैच नहीं पूरे होने से यूरोप की सभी लीग भारी नुकसान का सामना कर रही हैं। इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और स्पेन की शीर्ष डिवीजन लीग अब भी 2019-20 के सत्र को समाप्त करने की कोशिशों में लगी है, ताकि वे टीवी अनुबंधों से मिली मोटी धनराशि को बचा सकें और वित्तीय नुकसान को कम कर सकें। तो ये स्पोर्ट्स पेज की एक न्यूज थी। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, जल्द होगी सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत, ये बोला है नितिन गडकरी द्वारा। INS ने की गुजरात की तर्ज पर केंद्र से मदद की मांग। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, देश में 50,000 से अधिक हुई संक्रमितों की संख्या। लॉकडाउन से छूट ने बढ़ाया अमेरिका में संक्रमण फैल गया है, यानी कि जब लॉकडाउन में छूट दी गई तो वहां संक्रमण और फैल गया है। विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल तक के सभी कोर्सेस में होगी कटौती। और 6.13 करोड़ जनधन खातों के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये आज का यानी 7 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।